यदि आप एक कांच के जार में 100 काली चींटियां और 100 लाल चींटियों को डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस जार को हिलाएंगे तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देगी। लाल चींटी सोचेगी कि काली उनकी दुश्मन है, काली सोचेगी कि लाल उनकी दुश्मन है, और जबकि असली दुश्मन तो वह व्यक्ति है जिसने उस जार को हिलाया। तो अगर ये जार हमारा देश है तो इसे कौन हिला रहा है? कौन है जो देश में अशांति फैलाना चाहता है? कौन है जो इस देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है? आज के इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे द वर्किंग पैटर्न ऑफ द ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम। बहुत सिंपल वे में समझेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 5 महीने से चल रहा ये द सो कॉल्ड फार्मा प्रोटेस्ट का आखिरकार भांडा फूट ही गया जब उस अक्लमंद ग्रेटा ने जाने अनजाने में भारत के खिलाफ हो रहे एक वैश्विक षड्यंत्र का सच ट्वीट कर दिया। इससे पहले भी हजारों बार लेफ्ट ने भारत की एकता को ललकारा है। ये तो पहली बार इतने सालों बाद सच का पर्दाफाश हुआ है। So in this global left ecosystem, there are 4 types of bodies or organizations. So the first one is evangelical groups and individuals, जो conversion activities में होता है, जिसमें आते हैं churches, जिसमें आती हैं bodies like Dignity Freedom Network, All India Christian Council, Federation of Indian American Christian Organization of North America, Policy Institute for Religion and State, and individuals like John Dayal, जोसेफ डिसूजा। दूसरा है रेडिकल लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आता है द फोरम ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट्स, फ्रेंड्स ऑफ साउथ एशिया, सहमत, इंडिविजुअल्स लाइक तीस्ता सेतलवाद, बीजू मैथ्यू, विजय प्रसाद एंड अंगना चैटर्जी। तीसरा आता है इस्लामिक एडवोकेसी ग्रुप, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, अलायंस ऑफ इंक्लूसिव मुस्लिम्स, इंडिविजुअल्स लाइक शेख उबैद, ओमार खालिदी, कालिम कावजा। 4th नंबर पे आता है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जैसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, सिक्स फॉर जस्टिस, जिनका जिक्र ग्रेटा की टूल किट में भी है, और इंडिविजुअल्स जैसे जगमीत सिंह जो टेरर फंडिंग के लिए 2019 से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर है। अभी करते क्या है? स्टेप नंबर 1, दीज ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेम बायस्ड व्यूज। एक ऐसा एंटी इंडिया नैरेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम्स, मूवीज, लेक्चर्स, आर्टिकल्स and fact-finding missions, जैसे human right abuses in India, Hinduism is fascism, dowry murders, women in Hindu society, threats to secularism, Dalits are the blacks of India, casteism in Hinduism, Hindus are intolerant, etc. Step 2, they exaggerate and cook up the information, जैसे हमने देखा है, जैसे 370 हटने के बाद how the Indian army is committing cruelty in Kashmir, how the Indian army is committing cruelty against Naxals, 2000 Muslim deaths in Gujarat riots. Step 3. Then they will try to present and circulate the reports to the governments, to politicians, to international organizations, to human rights organizations. There's a Ford Foundation, WHO, Amnesty International, and then they'll publish books, they'll open their own NGOs, they'll have their own awards. Tipu Sultan Award, which was given to Teesta Setalvad, Angana Chatterjee, Biju Mathew. Step 4. They'll try to influence their opinion on India. How the Indian government is fascist. How is this oppressive? How is it against the minorities? The dangers of Hindu Rashtra. Hindus and Sikhs divide. Step number 5. They'll try to influence the policies. 2007 में United Nations it designated India as the first country to be reviewed for human rights violations. 2008 में the Danish Parliament said that the caste problem in India is not an internal matter of India, it's a global matter and calls for the attention. And when they try to influence the reforms and policies, तो होता है protest, अनशन, आंदोलन, violence. और जब protest खत्म हो जाए तो आता है एक नया एंटी इंडिया नैरेटिव। ये इकोसिस्टम सालों से है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड, वेल कोऑर्डिनेटेड, एंड इट बिलीव्स दैट कीप द पॉट बॉइलिंग। लेकिन हमें क्या करना है? वही जो श्री कृष्ण कहते हैं, फाइट फॉर योर धर्मा एंड फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। जय हिंद।